सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्यम में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं IMS BHU आयुर्वेद संकाय से डॉक्टर ममता तिवारी। मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। ममता जी, जैसा कि आज का जो हमारा विषय है कि शीत ऋतु में पथ्य और कुपथ्य, यानी क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारी जो दिनचर्या हो वो किस तरह की हो ताकि ये जो शीत ऋतु है इसका हम पूरी तरह से आनंद ले सकें। वैसे शीत ऋतु का जब नाम आता है तो खाने पीने की चीजें जो हैं उनकी बहार सी रहती है और ऐसे ही समय में हमारी जो जठराग्नि है या मेटाबॉलिज्म जिसे कह लीजिए वो तेज रहता है। हम जो भी खाते हैं आसानी से पच जाता है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस तरह का भोजन आपस में हमें मेल नहीं करना है, किस भोजन के साथ किस तरह की चीजें नहीं खानी है, क्या पदार्थ हमें इन दिनों में खाने चाहिए क्या नहीं खाने चाहिए। तो इसी सिलसिले में आपसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप श्रोताओं को और हमें भी ये बताइए कि आहार में पथ्य और कुपथ्य, यानी कि जिसे हम अपथ्य भी कहते हैं, ये क्या है? आकांक्षा जी, आहार जो है वो हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही जरूरी पक्ष है। अगर आहार की जानकारी हमें सही प्रकार से होती है तो कहा गया है कि आहार ही औषधि है। आपको औषध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको सही प्रकार से आहार की जानकारी है। बिल्कुल। और आहार की जानकारी इन्हीं दो चीजों से तय होती है कि आपको ये मालूम हो सही प्रकार से, आपकी ये जानकारी में हो कि क्या आपके लिए अच्छा है, उसे हम पथ्य कहते हैं, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या आपको नुकसान करेगा उसे हम अपथ्य कहते हैं। तो इस तरह की जानकारी हमारे आहार के बारे में सबको होनी चाहिए और ये अलग अलग तरीके से होती है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, उसे किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, तो भी हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से मौसम में परिवर्तन होते हैं। हमारे जो खेतों में जो अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, फल होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं जी। उसी तरह ऋतु का हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है अलग अलग, जैसे गर्मी की ऋतु में, बारिश में और सर्दियों में। ऐसे ये 3 मेन कैटेगरीज हैं और बीच में बसंत और शरद ऋतु भी आती है जब मौसम सम रहता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। तो इस तरह जब ऋतु में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के आंतरिक तंत्र पे पड़ता है। जैसे हमारी जठराग्नि, जिसे खाना पचाने की क्षमता होती है, वो बदल जाती है। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी बदलती है। कभी कभी हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी किसी ऋतु में और किसमें कम होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों के सीजन में हमारे बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, स्वतः कम हो जाता है। इसीलिए हमें भूख भी कम लगती है। हम अगर 1 गिलास जूस ले लें तो 2-3 घंटे हमारे आराम से निकल जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होती है। लेकिन अगर हम वहीं सर्दियों की बात करें तो इस समय हमें सुबह उठने के बाद ही तेज भूख लगना शुरू होती है। अगर 2-3 घंटे 4 घंटे हमें नाश्ता नहीं मिले या हमने कुछ नहीं खाया तो फिर हमें बहुत बेचैनी जैसी कंडीशन आती है कि हमें लगता है नहीं कुछ तो मिल जाए और हम खा लें। तो इस तरह से मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पे कई तरीके से पड़ता है और सबसे जरूरी जो है वो हमारी जठराग्नि पे पड़ता है। इसीलिए हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को हम अपने खाने से मैच करें। अगर हम ये मैच नहीं करेंगे तो फिर हमारा शरीर स्ट्रेस में आ जाता है या कहीं ना कहीं उसको परेशानी शुरू हो जाती है। ये तो हो गया एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजर रहा है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को घुटनों में दर्द की समस्या है या कुछ और भी समस्या है, पेट संबंधी कोई समस्या है, तो उन व्यक्तियों के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति से अगर हम बराबरी करें या उसे कंपैरिजन करें तो उसके लिए पथ्य अपथ्य अलग हो जाता है। कहने की बात ये कि एक बीमारी में और एक स्वस्थ व्यक्ति में दोनों में एक जैसा पथ्य अपथ्य या जो खाना फायदा है वो दोनों में अलग अलग होगा और जो भोजन हमें नुकसान करेगा वो भी दोनों के लिए अलग अलग होगा। और इसकी जानकारी आपको किसी चिकित्सक से ही मिल सकती है। आप उनसे डिस्कस करें, नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लें कि डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या उचित रहेगा और क्या अनुचित रहेगा। फिर उस हिसाब से अपने जो भी आप भोजन लेते हैं उसमें समय समय पर परिवर्तन करते रहें। बिल्कुल मैम, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं तो ये पहली कॉल हम लेते हैं। जी ले लीजिए। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं?
जी मैडम, मैं चंदौली में एक जगह पड़ता है काटा, वहीं से विवेक बोल रहा हूँ मैडम। हाँ विवेक जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जाड़े के मौसम में बहुत ज्यादा भयंकर ठंड है, तो मतलब दिनचर्या में क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे आदमी स्वस्थ रहे? जी देखिए, ठंड के मौसम में 2-3 चीजों की हिदायत हर व्यक्ति को करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को। नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। तो इस ठंडी के मौसम में 2-3 चीजों की हिदायत हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। सबसे पहली उसमें चीज है कि अपने आप को ठंड से जरूर बचाएं। चाहे वो आपको घर से बाहर जाने के समय हो या घर में काम करने के समय हो या रात के समय हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हम कम कपड़े पहने और हम सिर में टोपी नहीं लगाएं या मफलर नहीं डालें और ऐसे ही चले जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह की चीजें करने से आप अपने शरीर को ठंड से एक्सपोज करते हैं, मतलब ठंड से आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर का शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तो ये बात। दूसरा, सबको ही चाहे किसी के घर में गीजर है, हीटर है, गैस है, हमेशा इस मौसम में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, पीने के लिए भी और दैनिक कार्यों के लिए भी, जैसे नहाना हो गया, हाथ मुंह धोना हो गया। इसके लिए आपको हमेशा गुनगुने पानी का, गुनगुने पानी का यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी का भी नहीं। जी। और तीसरी बात है, इस माध्यम से आप सबको बता दूं कि ये जो मौसम है, अगर कुछ चीजें आपने नहीं करी तो इस ठंड के सीजन में हमारे शरीर के अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है। और जब बसंत ऋतु अभी आगे आएगी, इसके बाद जब ठंडी कम हो जाएगी तो वही कफ हमारे शरीर से पिघल कर कई सारी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, ऐसी कई सारी बीमारियों को शरीर में उत्पन्न करता है। तो इसके लिए इस मौसम में थोड़ा बहुत व्यायाम सबको करना चाहिए। एक चीज होती है, मुंह में पानी भरकर, गर्म पानी भरकर आप गार्गल्स कर सकते हैं या कुल्ला कर सकते हैं, जिससे कि आप गरारा, जिससे कि आपको गले से संबंधित कोई सर्दी में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इससे शरीर में जो इकट्ठा होने वाला कफ है वो भी कम रहता है। तीसरी चीज जो इस मौसम में सबको ध्यान रखनी चाहिए कि इस मौसम में सभी जिनको किसी जोड़ समस्या से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जोड़ का दर्द बढ़ जाता है या शरीर में कहीं भी और दर्द शुरू हो जाता है, तो इस मौसम में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मौसम में हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है या वात का प्रकोप होता है, जिससे कि शरीर में तरह तरह के दर्द शुरू हो सकते हैं या जिनको पहले से हैं उनके बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए शरीर की मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं हमारे आयुर्वेद में, पूरे शरीर में अच्छे से तेल की मालिश रोज नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार, नहीं तो 2-3 दिन में एक बार गर्म तेल से मालिश करेंगे। और जो लोग वृद्ध हैं, मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको पहले से कोई दिक्कत है, किसी मसल की दिक्कत है या कोई बोन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को जरूर ही तेल की मालिश पूरे शरीर पे या नहीं हो सकता तो उस अंग पे जहाँ पे दिक्कत है जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये समस्या बढ़ने नहीं पाएगी। तो वो डॉक्टर साहब सरसों का तेल होगा ना? जो भी तेल आपके पास सहजता से मिल जाए आपको, सरसों के तेल को भी आप गर्म करके लगा सकते हैं, तिल का तेल भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जो भी आपके पास सहजता से मिल जाए आपको करना है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि इस मौसम में हमारे जो भूख होती है वो काफी अच्छी होती है, हम जो भी खाते हैं बड़े आराम से हमें पच जाता है। तो हमें इस मौसम में थोड़ा सा शरीर के लिए स्निग्ध भोजन, मतलब जिसमें तेल की या घी की मात्रा अच्छी हो, ऐसा भोजन जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की एनर्जी या ताकत तो मेंटेन रहेगी ही रहेगी, साथ में ये जो वात वृद्धि होती है जिससे की वजह से दर्द बढ़ सकता है, ये भी नहीं होगा। शरीर में रुक्षता नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं आएगी। तो आपको अपने भोजन में बाकी सब कुछ जो मौसम से अवेलेबल है वो सब लोग खाएं। दाल है, चावल है, जो सब्जियां, हरी सब्जियां इस मौसम में आती हैं वो सब कुछ प्रयोग करें, लेकिन खाने में थोड़ी सी स्नेह की मात्रा, घी या तेल की मात्रा हमको रखनी चाहिए। कुछ लोग आज के समय पे सोचते हैं कि नहीं, घी तेल खाने से बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन इस मौसम में, ये ठंड के मौसम में इसको लेना शरीर के लिए हितकर होता है। आप लड्डू बना सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो पौष्टिक भी है और शरीर को जो इस मौसम में हमें एनर्जी भी चाहिए और थोड़ी स्निग्धता भी चाहिए, वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो ऐसी हमें चीज प्रयोग में लेनी चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जैसे ये कहते हैं कि थोड़ा सा गुड़ और जवाइन ले लेना चाहिए, इससे ठंड का प्रकोप हाँ जी, थोड़ा हाँ जी, मतलब बिल्कुल। जो भी चीजें गर्म तासीर की होती हैं, जैसे गुड़ भी गर्म तासीर का होता है, अजवाइन गर्म तासीर का है, लहसुन हमारा गर्म तासीर का है, तीसी हमारी गर्म तासीर की है, तो ये सब चीजें हमें दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में प्रयोग में लेनी चाहिए। ये हमारे लिए हितकर रहेंगी। अब जैसे किसी को पेट की समस्या ज्यादा है तो वो अजवाइन का प्रयोग ज्यादा थोड़ा सा करे या लहसुन का प्रयोग नियमित रूप से करे। जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है वो लोग कभी ले सकते हैं, कभी नहीं भी ले सकते हैं। दैनिक प्रयोग रोज जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत है, पेट संबंधी दिक्कत है या जोड़ों के दर्द होते हैं, तो उनके लिए अजवाइन गुड़ लेना बहुत ही बढ़िया हितकर चीज होगी। उनको लेने से बड़ा आराम रहेगा, कोई दिक्कत बनेगी नहीं ज्यादा। जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या है वो लोग लहसुन और अदरक का प्रयोग अपने खाने में, चाय में, इस तरह की चीजों में जरूर करें, तो उनको लाभ रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपका हाजमा अच्छा रखते हैं और हाजमा अच्छा रहेगा तो आपकी जो समस्या है वो कम बनी रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? सविता बनारस से। सविता बनारस से। आज हमारे साथ हैं IMS BHU आयुर्वेद संकाय से डॉक्टर ममता तिवारी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है जी, ये जैसे खाना पीना जो कभी बहुत गर्म होता है, उसका टेम्परेचर कितना करें कि वो ठंडी में खाने के लिए ज्यादा आसान बने, और पानी कितना किस तरह से पिए कि गर्म भी ज्यादा हो या ठंडा ज्यादा हो, उसके मुताबिक किस निर्धारित पर करना चाहिए काम हमको। डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि ये पूछना चाह रही हैं कि ठंडी में जब हम गर्म या गुनगुना पानी पीते हैं तो वो कितनी मात्रा में पीना सही रहेगा शरीर के लिए, है ना सविता जी? देखिए, पानी की जो मात्रा होती है वो हर व्यक्ति को उसके जितनी प्यास लगती है उसके हिसाब से पीना चाहिए। पर अक्सर हम सर्दियों में अपनी मात्रा से, जो भी आवश्यक मात्रा शरीर के लिए होती है, उससे पानी कम पीते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर लोग ठंडा पानी पीते हैं। अगर इस पानी को हम किसी बोतल में गर्म करके रख लें तो जब भी हमें प्यास लगे तो हमें उससे पानी लेना चाहिए। और पानी का जो तापमान है या जो टेम्परेचर आप बोलते हैं, उसको इतना रखना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना हो। एकदम आप जब उसे पिए तो आपको उसको सहज महसूस होना चाहिए। बहुत तेज गर्म पानी भी। जी बताएं। प्रश्न ये है कि अगर प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो क्या वो नुकसान हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नुकसान करता है। प्लास्टिक की बोतल में वैसे पानी पीना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण हैं वो घुलनशील होते हैं और वो बोतल में जब पानी हम बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो उसमें वो आ जाते हैं, और जब हम उसे पीते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में उसकी मात्रा इकट्ठा होती चली जाती है। तो प्लास्टिक में पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जो कोई भी स्टील का बर्तन है या जो भी आपके पास मेटल का बर्तन है, उसमें आप गर्म पानी को स्टोर करें। और गर्मियों में अब तो मिट्टी के बर्तन भी अवेलेबल हैं, आप उन बर्तनों का, घड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आप प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पर, उससे बचे रह सकते हैं। जैसे खाना बहुत कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा जल रहा हो जी, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर पे करें कि जिससे खाने में कोई तकलीफ न आए? ऐसे कितना टेम्परेचर करना चाहिए, कितने देर के बाद खानी चाहिए उसको? ऐसे देखिए, खाने का भी तापमान अगर बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग खाने को बहुत ज्यादा तापमान में खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तापमान या उसका जो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब पसंद करते हैं। तो जो भी आपके लिए सहज है, इन सब चीजों में ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बहुत तेज भी गर्म खाना खा लिया तो जो हमारी जीभ होती है उस पे कुछ स्वाद की ग्रंथियां होती हैं। अगर हम बहुत तेज गर्म खाना खाते हैं तो उन स्वाद की ग्रंथियों में दिक्कत हो जाती है, वो थोड़ा सा अपना काम नहीं कर पाते और जल से जाते। तो आपको बहुत तेज गर्म खाना खाने की जरूरत नहीं है। खाना या भोजन भी इस तापमान पे होना चाहिए कि वो गर्म रहे, गुनगुना रहे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाना बनने के बाद जल्दी से जल्दी खाना खत्म कर लें या खाना प्रयोग में ले लें। खाने को रखकर गर्म करना फिर से आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हमें खाने को रख के फिर तेज आंच पे उसको गर्म नहीं करके खाना चाहिए। खाने को रखने के बाद उसको जब वापस गर्म किया जाता है तो जो तेल या जो मसाले चीजें हमने यूज करी होती हैं उसमें उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो तेल या मसाला जो हमें पहले फायदा कर रहा था खाने के लिए, जिस चीज के लिए हमने उसमें डाला, अब उसमें ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो
आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए बचना चाहिए हमें कि हम खाने को गर्म करके, कई बार गर्म करके ना खाएं। जैसे ही खाना बन जाए थोड़ी देर तो वो गर्म रहता ही है, उसी समय के अंदर उसको हम प्रयोग में ले लें। ठीक है, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। मैम, शीत ऋतु में आहार और विहार की बात चल रही है, तो इस मौसम में मुख्य रूप से क्या विशेष बदलाव करने चाहिए हमें अपनी दिनचर्या के साथ साथ खान पान में भी? जी आकांक्षा जी, देखिए शीत ऋतु हमारे, ऐसा बोलना चाहिए कि ठंड का मौसम हमारे यहाँ 2 ऋतुओं से मिलकर बनता है, एक हेमंत ऋतु और एक शिशिर ऋतु। तो हेमंत ऋतु जब शुरू होती है तो सर्दियों की शुरुआत होती है। शरद ऋतु के बाद धीरे धीरे मौसम में ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारे शरीर में भी उसी तरह परिवर्तन होने लगते हैं। आहार से संबंधित हमको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि जब ठंड का मौसम आएगा तो हमारे शरीर में रुक्षता बढ़ेगी। रुक्षता का मतलब शरीर में रफनेस बढ़ जाती है, रूखापन बढ़ जाता है। तो हमको इस तरह का आहार अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जिसमें थोड़ी सी स्निग्धता ज्यादा है। जैसे पारंपरिक तौर पे भी हम देखते हैं कि मूंगफली इस सीजन में आती है, तिल इस सीजन में हम यूज करते हैं, गुड़ यूज करते हैं, तिल से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनमें समय घी की मात्रा होती है। तो पारंपरिक तौर से भी हमारे यहाँ इसी तरह का सिस्टम है कि हम जैसे जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम अपने खाने में वो चीजें बढ़ाते जाते हैं या सम्मिलित करते जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें ये सोचकर नहीं छोड़ना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल है। उस ट्रेडिशन का एक मतलब है, उसका एक जरूरी पक्ष है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो इसलिए हमें उन सब चीजों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। और आहार में हम जो भी मौसम में आने वाले फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं, जैसे हरे पत्ते की सब्जियां जितनी भी इस मौसम में आती हैं उतनी वो सारी हमारे लिए बहुत फायदेवर होती हैं। जैसे मेथी का साग है, तो जिन लोगों को पेट संबंधी कोई समस्या है, डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है या फिर जोड़ों के दर्द से पीड़ित ऐसे लोग हैं, तो वो लोग मेथी का साग जरूर अपने भोजन में सम्मिलित करें। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस मौसम में हम बहुत सारे दालें भी आती हैं, उसमें से उड़द की दाल, अभी संक्रांति पे उड़द की दाल का ही हमारे यहाँ पारंपरिक तरीका है उड़द की दाल की खिचड़ी खाना। क्यों ऐसा है? क्योंकि उड़द की दाल जो होती है वो बहुत ही गरिष्ठ होती है, गुरु मानी गई है, मतलब पचने में भारी होती है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको इस दाल का इस मौसम में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेट संबंधी समस्या या किसी और समस्या से पीड़ित है तो उसको इससे परहेज करना चाहिए। तो पथ्य और अपथ्य व्यक्ति को स्वस्थ है या नहीं है इसके हिसाब से हम निर्धारित करेंगे, लेकिन सामान्यतः इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा हमें गर्म पानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए पीने के लिए। उस गर्म पानी को आप, जैसे अगर किसी को कोई समस्या है तो वो उसमें अजवाइन डाल के उस पानी को पका ले या थोड़ा सा जीरा डाल के उस पानी को पका ले और किसी बर्तन में भरकर रख ले और समशीतोष्ण मतलब बहुत गुनगुना भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं, एकदम आपको सुखद अनुभव देने वाला पानी का टेम्परेचर रखते हुए उस पानी को बार बार दिन भर में प्रयोग करना चाहिए। अक्सर लोग इस मौसम में पानी की मात्रा कम कर देते हैं। पानी की मात्रा कम करने के कारण उनको पेट संबंधी समस्याएं, पेट साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होता तो हाजमा खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, जिससे कि चलते उनको फिर 2 से 3 दिन बाद भूख सही से नहीं लगती है, उनका पेट साफ नहीं होता है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने तैयार हो जाती हैं। तो पानी की मात्रा सही प्रकार से पीते रहना चाहिए। और डॉक्टर, क्या पानी की मात्रा को कम कर देना, चूंकि ठंड का मौसम रहता है तो प्यास कम लगती ही है, अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही है तो क्या ये बीपी में फ्लक्चुएशन का कारण भी बन सकता है? जी, पानी कम पीने से शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो पेट संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि आपने सही मात्रा में पानी नहीं लिया है तो जो हमारा ये सिस्टम होता है पाचन नलिका, ये पूरी तौर से भोजन को आगे नहीं बढ़ा पाती, जिससे उसका पाचन सही प्रकार से नहीं होता और फिर उसका मल निस्तारण भी सही प्रकार से नहीं होता। दूसरी समस्या होती, जब हम पानी कम पीते हैं तो जो भूख हमें लगती है उसको हम भोजन से भरते हैं। भोजन से भरते हैं तो जो लोग जैसे ओबेज हैं या जिनको डायबिटीज की समस्या है, तो ऐसे लोग, अगर आपके पेट में खालीपन है तो अगर आपने पानी से उसको ठीक प्रकार से, जितना पानी हमें लेना चाहिए, इसी बात में आपको मैं बताती हूँ, एक नियम है भोजन में कितना पानी लेना चाहिए। अगर हम अपने पेट के 3 हिस्से मान लेते हैं तो नियम के हिसाब से 1 हिस्सा हमें भोजन से भरना चाहिए, ठोस पदार्थ से,
दूसरा हिस्सा हमें पानी से भरना चाहिए और तीसरा हिस्सा हमें खाली छोड़ना चाहिए। ये रूल होता है कि हमें कितना भोजन लेना चाहिए। तो अगर हम पानी की मात्रा कम करेंगे तो वो हिस्सा भी हम भोजन से भरेंगे। इसमें क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इसको हम ओवर ईटिंग बोल सकते हैं। और ये ओवर ईटिंग के कारण आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है, आपका मोटापा बढ़ सकता है और ऐसी अनेकों समस्याएं बन सकती हैं। पानी कम लेने से बीपी के मरीजों में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी फ्लक्चुएट करता है। जब हम पानी कम लेंगे तो हो सकता है ब्लड प्रेशर गिर जाए और गिर जाए। अगर एजेड लोग हैं तो उनके साथ यही होता है कि उनका ब्लड प्रेशर और गिर जाता है। और अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ हार्ट की प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है तो उनके लिए खतरा भी हो सकता है। तो हमें पानी की सही मात्रा पीना बहुत जरूरी है जी। और तीसरी दिक्कत मैं आपको बताऊं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होता है जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नसें बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी नसें भी सूज जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के पीछे बहुत लोगों को दर्द होता है। तो इस सब का मुख्य कारण ये होता है कि वो लोग रूटीन में अपने पूरे दिनचर्या में पानी की मात्रा कम पीते हैं, तो उसकी वजह से उनकी नसें सूज जाती हैं और उनको इस तरह के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो पानी की बहुत अहमियत है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में। जब जब आपको लगे कि आपका मुंह सूख रहा है, आपको प्यास लग रही है, तो पानी जरूर पिएं और सर्दियों के मौसम में हल्का गुनगुना पानी नित्य प्रयोग करें। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते, कार्यक्रम है आरोग्यम। हाँ, लक्ष्मी नारायण बोल रहा हूँ मैं शिवपुर बनारस से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। ऐसा है कि मैं 80 बरस उम्र मेरी है जी, और मैं थोड़ा सांस का रोगी था, दवा लेता हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ से। तो उन्होंने दवा दिया था पहले की टेबलेट और इनहेलर दिया था, तो ठीक है एकदम जी। तो बोले कि दवा बंद कर दीजिए वो टेबलेट जी। और इनहेलर में ले रहा हूँ। ये दही जो है सुबेरे में 8 बजे 7 बजे जोरन डालता हूँ, दोपहर में 8 12 1 बजे खाता हूँ। खाना चाहिए या नहीं? नहीं, आपको दही नहीं खाना चाहिए जी। आपके लिए दही कभी किसी भी सीजन में अच्छा नहीं है। आपको दही नहीं खाना चाहिए। जब गर्मियां आए तो आप छाछ का प्रयोग करिए। अच्छा। अगर आपको पेट संबंधी भी समस्या होगी, गैस बनती होगी, आपको हाजमा ठीक नहीं रहता होगा आपका, हाँ, तो सांस के। लेकिन वो डॉक्टर साहब से जब बात मैंने किया था तो बोले कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए और ताजी दही हो तो खा सकते हैं। नहीं, ताजी दही भी अगर खाना भी चाहते हैं तो उसको पहले आप मट्ठे के रूप में बनाइए। मतलब जितना दही है उससे 2 गुना पानी डालिए उसमें, उसको मथ लीजिए अच्छे से मिक्सर में या मथानी से। उसके बाद उसमें नमक, जीरे, इस तरह की चीजें डाल के तब आप अगर दोपहर के समय लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन वो पतला दही या छाछ ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब जाड़े में भी ले सकते हैं? हाँ, दोपहर को आप ले सकते हैं, लेकिन हर दिन मत लीजिए। अगर आपको कभी लेने की बहुत इच्छा होती तो उस समय लीजिए, हर दिन तो नहीं लीजिए, क्योंकि कितना भी हो ये सब चीजें ठंडी तासीर की होती हैं और मौसम भी ठंडा है। संतरा भी नहीं खाना चाहिए? अमरूद, संतरा खा सकते हैं, मैंने कहा ना, रोज नहीं खाइए। एक तो एक संतरा रोज खाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप रोज नहीं खाइए, कभी कभी खाइए और उसको दोपहर के समय जब धूप खुलती है अगर, तब उस दिन जरूर ले लीजिए। अगर धूप नहीं खुले तो फिर नहीं लीजिए। थोड़ा सा मौसम गर्म होना चाहिए, तापमान वातावरण का थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको और दिक्कत करेगा। धन्यवाद डॉक्टर, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो। कमलेंद्र झा, प्रहलाद घाट, बनारस। क्या उम्र है आपकी? हमारा 59 बरस का है। आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है? परेशानी भाई ठंडा का है, तो उठने बैठने में दिक्कत होता है, जिससे घुटना उतना में दर्द रहता है। तो अगर आपको शरीर में दर्द रहता है उसके लिए आप दूध या चाय कुछ प्रयोग करते हैं? हाँ, दूध पीता हूँ। दूध पीते हैं तो दूध में थोड़ी सी कच्ची हल्दी जो भी बाजार में मिल रही है और थोड़ा सा चुटकी भर सोंठ का पाउडर। अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिलती है तो हल्दी का पाउडर और सोंठ का पाउडर, इन दोनों चीजों को दूध में अच्छे से उबालिए, दूध में पकाइए 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद उस दूध का प्रयोग करिए। तो आपका ये जो दर्द है ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको शरीर में बहुत सारी चीजों में ये हल्दी का दूध आपको फायदा करेगा। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह का दर्द हो रहा है इस मौसम में, जो गोंद होता है जो बाजार में मिलता है गोंद,
सठोरा में भी खाया जी जाता है। जी, सठोरा में ही नहीं खाना चाहिए उसको। हम रोजमर्रा के नाश्ते के रूप में लड्डू अगर हम उसके बना लें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो भी आपको मिल जाए, ड्राई फ्रूट्स, आटा, उसमें गोंद, सौंठ और हल्दी, ये 3 चीजें डाल के जैसे घर में लड्डू बनते हैं इस तरह आप बना के रख लीजिए। और एक लड्डू के साथ ऐसा ही दूध, जैसे मैंने अभी आपको बताया उस तरह का दूध, 1 ग्लास दूध और 1 लड्डू आप नियमित रूप से लेना शुरू कर दीजिए। तो वो जो कैल्शियम है गोंद के माध्यम से जब वो आपके जोड़ों में जाएगा तो आपकी जो ये समस्या सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्म भी होता है, तो दोनों तरह से वो आपको फायदा करेगा। बाकी जो भी मौसम में सब्जियां हैं, साग है, जो भी आता है वो आप प्रयोग करिए। बस ध्यान ये रखिए कि आप, क्योंकि आपको जोड़ों की समस्या है, आप कोई भी चीज ऐसी नहीं खाएंगे जिससे आपको गैस बनती है या हाजमा खराब होता है। जितना गैस बनेगा उतना ज्यादा दर्द आपका बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल जो भी आपके पास है, नहीं तो आप उसमें थोड़ी सी मेथी, सरसों के तेल में मेथी को पका के या अजवाइन को पका के, इस तरह आप दोनों टाइम, सुबह 5-10 मिनट के लिए और शाम को सोने के पहले, अपने तलवों पे और जहाँ भी घुटनों में आपको दर्द होता है, गुनगुना तेल दोनों जगह पे, जहाँ पे दर्द होता है वहां पे भी और दोनों पैर के तलवों में ऐसे लगा के सोया करिए। तो आपको रात में, जो लंबी रात, ठंडी रात होती है ना, ये हमारे जोड़ों को बहुत परेशान कर देती है। पेट परेशानी होता है जब गलन बढ़ जाता है। जी जी, तो इसीलिए ऐसे रात में मोजे पहन के, उसके बाद तेल लगा के मोजे पहन के अच्छे कपड़ों से ढक के अपने पैरों को सोया करिए, ताकि उनमें ठंड का असर कम आए, तो आपको जो दर्द बढ़ जाता है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ममता जी, जैसा कि आपने दूध में कच्ची हल्दी का प्रयोग बताया और साथ में सौंठ, तो क्या इसमें अजवाइन भी डाला जा सकता है? दूध में अजवाइन नहीं पकाना चाहिए। अच्छा। हाँ, दूध में अजवाइन नहीं पकाना चाहिए। अगर आपको, अगर एक जैसे ड्रिंक जैसी बनानी है, चाय जैसी बनानी है, तो आप पानी में अजवाइन, गुड़ और तुलसी की कुछ पत्तियां, इसके साथ अदरक, और अगर डालना चाहें तो हल्दी नहीं इसमें जाएगा। हल्दी हमेशा दूध के साथ ही लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो हल्दी के गुण होते हैं वो तब तक हमारी बॉडी उसको ले नहीं पाती, हमारा शरीर उसको यूज नहीं कर पाता जब तक वो किसी भी घी जैसे पदार्थ में ना घुला हुआ। तो जब हम दूध के साथ हल्दी को पकाते हैं तो जो उसमें घी होता है, स्वाभाविक घी जो होता है दूध में, वो उसको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए काम करता है, मदद करता है। हाँ, अगर हम सिर्फ इसमें पानी में हल्दी को पका के ले लेंगे तो हमको वो इफेक्ट, वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उतना फायदा नहीं करेगा। जी, इसलिए हमको इस तरह लेना चाहिए। आप चाहें तो एक ड्रिंक बना सकते हैं जिसमें आप ये सारी चीजें प्रयोग करें। और चाय की जगह जिन लोगों को समस्या है या जो लोग चाय छोड़कर पीना चाहते हैं, वो लोग इस तरह की ड्रिंक बना लें जिसमें अदरक, तुलसी की पत्तियां, अजवाइन और गुड़। जी। सर्दियों में इस तरह का कोई भी ड्रिंक आप सुबह या शाम में पिए तो आपको सर्दी से होने वाली जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम है आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? ताराशंकर पटेल, ग्राम जयसिंहपुर, जिला जौनपुर से बोला हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं? हमारा सांस फूलता है। अच्छा, आपकी सांस फूलती है, डॉक्टर सुन रही हैं आपको? हाँ जी, बताएं आपको क्या पूछना है, आपका क्या प्रश्न है? अच्छा, सांस फूलता है हमारा जी। क्या खान पीन में क्या बता रखें, क्या करें? आपको पेट संबंधी समस्या भी बनी रहती है? पेट की समस्या तो नहीं रहती है। नहीं रहती है। कब से आपको सांस की बीमारी है? बीमारी तो बहुत देर से, लेकिन बीच से दवा लिए थे, ठीक था। उम्र क्या है आपकी? 65। तो आपको जो भी दवा चल रही है उसके अलावा आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा अपने खाने पीने में। पहली तो बात, आप ठंड से अपने आप को बचा के रखेंगे। कानों में और पैर के तलवों पे, मतलब सॉक्स वगैरह जरूर पहने। ऐसा जब भी आप बाहर जाएं तो ठंड से अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखेंगे। दूसरा, जो खाना आप भोजन लेते हैं उसमें आपको गर्म तासीर की चीजें, और खाना आपका गर्म ही होना चाहिए। पहले तो सबसे जरूरी बात है कि आप जो भी भोजन लें वो ठंडा भोजन नहीं लेंगे, आप बना हुआ गरम गरम भोजन ले लेंगे। तीसरी बात, खाने में कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो ठंडी होती है। जैसे कोई चीजें हमारी तासीर में ही ठंडी होती हैं, जैसे आप दही नहीं लेंगे। अगर कभी शादी पार्टी में आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं तो वो भी नहीं लेंगे। और खाने में थोड़ी सी मात्रा में गुड़ का प्रयोग
रेगुलर करिए। अगर आपको शुगर की बीमारी अगर नहीं है, एक बार देखना पड़ता है ये कि शुगर तो नहीं है आपको। अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो थोड़ी मात्रा में गुड़ का प्रयोग आप नियमित रूप से करिए। दूध का प्रयोग कर सकते हैं नहीं? जी, दूध का प्रयोग कर सकते हैं आप। शाम को थोड़ा गुनगुना दूध पी सकते हैं? हाँ, गुनगुना दूध पी सकते हैं। और उसमें अगर आप चाहें, जो हल्दी अभी कच्ची हल्दी बाजार में मिल रही है, उसको कद्दूकस करके या अदरक की तरह थोड़ा सा क्रश करके दूध में पका लीजिए। और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ भी बाद में थोड़ा सा ठंडा करके उसको डाल सकते हैं। और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। चीनी ना प्रयोग करें, चीनी ठंडी होती है, चीनी की तासीर ठंडी होती है और गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो आपको जब भी कुछ मीठा खाना है तो आप कोशिश करें कि आप गुड़ के सामान या गुड़ से बने पदार्थों का प्रयोग करें। और जो भी आप भोजन लें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा कोई भोजन नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको गैस पेट में बनना शुरू हो जाए या आपका हाजमा खराब हो जाए। ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है। बाकी मौसम में जो भी चीजें हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, दाल है, विभिन्न प्रकार के अभी मकई का आटा, ज्वार का आटा, इस तरह की चीजें आप लीजिए तो आपको आराम रहेगा। इस मौसम में तो हमें ये सारी चीजें प्रयोग में लेनी चाहिए, क्योंकि बाजरे का आटा है या मकई है, ये सब गर्म तासीर की चीजें होती हैं और ये हमारे शरीर को गर्माहट देती हैं। तो जैसे आपको अगर सांस फूलने की बीमारी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको सर्दी से ज्यादा दिक्कत बढ़ती होगी। तो जब हम अपने खाने पीने में और अपने प्रयोग में सर्दी से बचे रहेंगे तो ये समस्या हमारी कम रहेगी, नहीं तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, धन्यवाद। मैम, इस मौसम में जो छोटे बच्चे हैं अक्सर उनको ठंड लगने की समस्या हो जाती है। बहुत आयत मात्रा में देखी गई है कि बच्चे को ठंड लग गई है और उसकी वजह से लूज मोशन शुरू होना या पेट में मरोड़ उठना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो किस तरह घरेलू उपाय किए जा सकते हैं? बच्चे को तुरंत में क्या दिया जाए? देखिए, उपाय से तो ज्यादा जरूरी मैं कहूंगी बच्चों के केस में कोई भी आप मेडिसिन है या दवा है या औषधि है उसके उपयोग से थोड़ा सा बचें, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है या जो उनका शरीर होता है वो हर प्रकार की दवा को लंबे समय तक सहने के लिए तैयार नहीं होता। तो बच्चों के लिए जो भी माता पिता हैं वो बहुत ध्यान रखें इस बात का कि बच्चों को हर प्रकार से वो ठंड से बचाएं, क्योंकि बच्चों का शरीर बहुत ही नाजुक होता है और बहुत जल्दी जब हमारे शरीर पर इफेक्ट होता है तो बच्चों का शरीर तो और भी नाजुक है, तो उनको जो भी टेम्परेचर चेंज होता है उसका बहुत जल्दी उन पर प्रभाव पड़ता है। तो पूरी तौर से हमें पहले तो बचाव के लिए कमर कसनी चाहिए कि हम बच्चे को ठीक प्रकार से सुलाएं, ठीक प्रकार से कपड़े पहनाएं और ध्यान रखें कि लंबी रातों में भी बच्चे ढककर सोएं। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है कि बच्चों को ठंड लग जाती है तो सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना है, अगर ज्यादा ठंड है और सर्दी जुकाम से जैसी कोई समस्या बन रही है, बच्चे की नाक बह रही है या कफ हो रहा है, खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, तो बच्चे की जो छाती का हिस्सा होता है उसमें हल्का गुनगुना करके तेल दोनों टाइम सुबह और शाम को हल्का गुनगुना तेल थोड़ा देर तक लगाएं ताकि वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और उसकी गर्माहट अंदर हमारे लंग्स तक पहुंच सके। क्योंकि जो भी सर्दी की समस्या होती है, खांसी है या जुकाम है या कफ आना है, वो हमारे लंग्स फेफड़ों से होती है। तो वो गर्माहट जब फेफड़ों पे पहुंचेगी तो वहां का जो कफ जमा हुआ रहता है वो ढीला हो जाएगा। ममता जी, कौन सा तेल हम उपयोग ला सकते हैं? इसमें देखिए, ऐसा कोई भी तेल उपयोग में लाया जा सकता है जो गर्म किया जा सकता है। सारे तेल गर्म नहीं किए जा सकते हैं जी। जैसे अब आप सोचें, नारियल का तेल अगर हम गर्म कर लें तो हम नहीं आपको सलाह देंगे कि उसको गर्म करें। सरसों का तेल उष्ण भी होता है। ये जानकारी के लिए भी मैं बता दूं सबको कि सरसों का तेल गर्म तासीर का है और नारियल का तेल ठंडे तासीर का है। तो अगर आपको गर्माहट के लिए कोई चीज उपयोग करनी है तो हमारे देश में या हमारे देश के इस भाग में सरसों का तेल उपयोगी, बहुत उत्तम उपयोगी होता है और ये कफ का भी शमन करता है। अगर सरसों का तेल उपयोग किया जाता है तो ये हमारे शरीर से कफ को भी कम करने का काम करता है। इसलिए सरसों का तेल अच्छा एक हमारे लिए उपलब्ध चीज है। आप उसे गर्म करके दोनों छाती के दोनों हिस्सों में, और हो सके तो हल्का सा इसमें तेल में आप नमक भी डाल सकते हैं। गरम करे हुए तेल में हल्का सा नमक डाल के बच्चे की दोनों तरफ की छाती पे, और अगर पेट से संबंधित समस्या है तो पेट पे भी लगाया जा सकता है। उसको लगाएं और फिर उसको थोड़ी देर आंच के पास बिठाकर या
ब्लोअर या हीटर जो भी आपके घर में है उसके सामने उसको थोड़ी देर रखें, ताकि वो जो चीज हमने गरम तेल लगाया है वो थोड़ा सा अंदर तक पेनिट्रेट कर सके, अंदर तक जा सके। तो जो भी विकार ठंड के कारण हुआ होगा वो उसको कम करने का काम करेगा और कफ को पिघलाने का काम करेगा। उसके बाद कुछ एक औषधियां हैं जिनको हम देके उस कफ को बाहर निकालने में शरीर के मदद कर सकते हैं। वो कफ स्वतः भी निकलेगा, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी निकलेगा, या तो नाक के माध्यम से निकलेगा या खांसी के माध्यम से निकलेगा, नहीं तो कुछ बच्चों को वो लेट्रिन के रास्ते भी निकलता है। हरी हरी लेट्रिन होती है, इसका मतलब कि कफ शरीर से निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चे के छाती में कफ है या आपको लगता है कि अभी भी उसको ऐसा है, तो कुछ औषधियां होती हैं, आप उनको देकर भी उस कफ को निकालने में मदद कर सकते हैं। जब कफ निकल जाएगा तभी पूर्ण रूप से उससे छुटकारा मिलेगा। अगर वो दबा दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा अंदर ही, तो समझिए वो थोड़े दिन बाद फिर से आपके बच्चे में वो सिम्टम आएगा, वो लक्षण आएगा और परेशानी बढ़ती जाएगी। जी, और इसीलिए शायद जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि ठंड शुरू हो गई है तो सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन की कली डाल के उसे तैयार करके रख लिया जाए और जब मौका मिले बच्चों को या बूढ़ों को उससे मालिश की जाए। जी हाँ, ऐसा है कि सरसों के तेल में अजवाइन डाल के भी हम उसको पकाकर गरम करके बच्चों को लगा सकते हैं। अजवाइन गरम तासीर की होती है, हम सभी जानते हैं, और दर्द खींचने में भी बहुत फायदा करती है, तो इसका प्रयोग बड़े लोग भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर सर्दी की ज्यादा समस्या है तो सरसों के तेल में कपूर भी यूज किया जा सकता है। हल्का सा कपूर भी डाल के हम प्रयोग में ले सकते हैं, वो भी कफ से संबंधित जितनी भी बच्चों को बीमारियां होती हैं उसमें बहुत बेहतर लाभ करेगा। एक प्रयोग मैं आपको आकांक्षा जी और बताना चाहूंगी। सरसों के तेल की मालिश करने के बाद अगर छोटी छोटी सेंधा नमक की पोटली बना ली जाए, छोटा सा कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा घर का नमक, अगर सेंधा नमक है तो सेंधा नमक यूज करें, नहीं तो नॉर्मल सॉल्ट जो सबके घर में रहता है खाने के लिए उसको भी यूज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी 2 पोटलियां, और अगर बच्चे की छाती में बहुत कफ है, कभी कभी बच्चों का गला बहुत बुरी तरह बैठ जाता है सर्दी के कारण, तो ऐसी स्थिति में उस पोटली को गरम तवे पे गरम करके और उससे सिकाई करें, उसके गले की भी और उसके पीठ की भी। तेल लगाने के बाद 15 मिनट या 10 मिनट उसकी सिकाई ऐसे बार बार करते रहें, तो ये जो नमक की जो सिकाई होती है ये बहुत फायदा करती है। बहुत जल्दी ही बच्चे को सांस फूलने में या बहुत ज्यादा खांसी आने में या गला बहुत बैठने में, ऐसी चीजों में ये तरीका बहुत कारगर होता है और बड़ी जल्दी बच्चों को बिना कोई बहुत ज्यादा दवा दिए, एंटीबायोटिक दिए, आप इसको आराम दे सकते हैं। और साथ ही छोटे बच्चों में एक आदत सबको डालनी चाहिए कि हल्का गुनगुना तेल बच्चों की नाक में 1-1 बूंद रात को सोने से पहले जरूर डालें। इससे बच्चों का जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या जो श्वसन तंत्र होता है, जिससे कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी जाता है, वो स्ट्रांग रहता है और हमारे बच्चे सर्दी जुकाम से बचे हुए रहते हैं। जी मैम, एक बात बताएं कि इस मौसम में अक्सर देखा गया है कि जो अस्थमा के मरीज हैं उनको अक्सर दिक्कत ज्यादा होने लगती है, साथ ही साथ कई लोगों में कफ की समस्या बढ़ जाती है और हमेशा ही सर्दी जुकाम या नाक का बहना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करें इस ऋतु में? आकांक्षा जी, ये जो अस्थमा की समस्या होती है, इस माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी, अस्थमा है तो छाती का रोग, मतलब कि सीने का, या आप रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस से संबंधी बीमारी समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल कारण होता है वो हमारे पाचन तंत्र में होता है, पेट में होता है। और आयुर्वेद में इसको कहा भी गया है कि आमाशय, मतलब कि पेट से उठी हुई या पेट से निकली हुई बीमारी है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों को भी ये समस्या है तो उनको अपने पाचन तंत्र का या पाचन संबंधी कोई भी समस्या है उसको कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि अस्थमा में जो हमारी श्वास की नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें जो फैलाव होना चाहिए, जो लचीलापन होना चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए ये इस रोग में लोगों को सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत होती है। और जब ठंड बढ़ेगी तो कोई भी चीज सिकुड़ती है, ठंड के कारण हमारे शरीर के सारे अंग सिकुड़ते हैं, तो ये इसका प्रभाव जब हमारी छाती पे पड़ता है तो वो नलियां भी और ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से अस्थमा में सांस लेने की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो इसका, जैसे मैंने बताया, ऐसे व्यक्तियों को पहले तो ठंड से बचना बहुत जरूरी है, उसके बाद उनको भी
अगर कोई घर में है और वो किसी की मदद से रोज एक गरम तेल की मालिश अगर करा सकते हैं। सिकाई भी मैंने आपको बताई, ये सिकाई बड़ों में भी बहुत काम करती है। अगर वो रोज दवा नहीं लेना चाहते हैं या इनहेलर नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह का उपाय अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ गर्म पानी की भाप जरूर लें। ऐसे व्यक्ति जिनको अस्थमा या कफ की समस्या है, कई सारा सिरप पीना और एंटीबायोटिक लेना या कोई और दवा लेने से अच्छा था कि वो नियमित रूप से सादे पानी का रोज भाप ले, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। ये बहुत फायदा करता है। घरेलू उपाय है, बहुत छोटी सी चीज है, पर इसका सांस संबंधी बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ देखा जाता है। उसके अलावा खाने पीने में ऐसे लोगों को गर्म तासीर की चीजें जो पेट के लिए अच्छी हों, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि माश की दाल इस सीजन में खानी चाहिए, जिसे हम उड़द की दाल बोलते हैं। लेकिन उड़द की दाल ऐसे लोग नहीं खाएंगे जिनको अस्थमा की दिक्कत है, क्योंकि उनका फिर हाजमा खराब होगा और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इनको जैसे गुड़ ले सकते हैं, ये लोग तिल का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीजें ले जो गर्म है लेकिन हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो ये इन दोनों कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें कि हाजमा भी ना खराब हो और साथ ही साथ वो गर्म तासीर का भी हो। ऐसी चीजें इनको अपने भोजन में उपयोग करनी चाहिए। और कफ को कम करने के लिए जैसे अगर आपको राइनाइटिस है या जिसको बहुत लोगों को नाक से पानी आते रहता है या नाक दुखती रहती है, तो वो लोग भी 2-2 बूंद तेल का प्रयोग गुनगुना करके रात में स्पेशली करें, नहीं तो 2 टाइम दिन भर में कर लें। रात को स्पेशली सोने के पहले अपनी नाक में 2-2 बूंद, बड़ों के लिए 2-2 बूंद तेल का प्रयोग सरसों का तेल को गर्म करके करना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर ओवरवेट है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें कफ की समस्या है या अस्थमा की समस्या है और उनका वजन भी ज्यादा है, अगर वो अपना वजन कम करने का प्रयास करते हैं अपने भोजन के परिवर्तन के माध्यम से, तो उनकी इस समस्या में उनको सुधार महसूस होगा। उसके अलावा वो हल्दी के दूध का प्रयोग या अजवाइन गुड़ का काढ़ा, तुलसी की पत्तियां डाल के भी इस तरह की चीजों को नियमित रूप से लें, तो फिर उनको धीरे धीरे, एकदम तेजी से तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे उनको इस समस्या से उनको सुधार होता जाएगा। ऐसे हमारे कई मरीज हैं जिन्होंने इस चीज को बताया कि मैडम आपके इस तरह के प्रयोग को हमने नित्य अपना लिया और हमारे बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात मिल गई, हमारी दवाएं कम हो गई। मैम, आपने बताया कि शरीर की जो प्रकृति है उसके अनुरूप अगर हम आहार लें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए रुचिकर होता है। तो प्रकृति यानी कफ, वात और पित्त, ये क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो शरीर है उसकी प्रकृति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आकांक्षा जी। हर व्यक्ति को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी अपनी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वात की, पित्त की और कफ की। और आपको इसी माध्यम से बताना चाहूंगी, भारत सरकार ने एक अभियान चलाया है। हर व्यक्ति को, जितने भी नागरिक हमारे देश में हैं, उन सबको ये जानकारी होगी उनकी प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के अनुसार उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा आप अगर प्रकृति परीक्षण अभियान के नाम से डालेंगे तो आपको एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में जो भी बातें आपसे पूछी जाएं आप उसको फिल करिए, तो आप अपनी प्रकृति जान सकते हैं। ऐसा एक बड़ा अभियान आयुष विभाग ने, मंत्रालय ने चला रखा है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। देखिए, वात प्रकृति वो व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ शारीरिक लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति वात प्रकृति का है। पहली तो बात, वो उन व्यक्तियों का जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा कम ही होता है, नॉर्मल से कम वजन उनका होता है। ज्यादातर ये ऐसे लोग लंबे होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है। तीसरा, उनका शरीर और बाल, रूखापन उनके शरीर और बालों में बहुत ज्यादा होता है। और उनके स्वभाव में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही चंचल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी। उनकी कार्य प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र होती है और कार्य प्रवृत्ति तीव्र होने के कारण उनका जो मानसिक संतुलन है, मतलब मानसिक संतुलन मतलब वो जैसे धैर्यता, स्थिरता, ये सब लक्षण उस व्यक्ति में अगर कम मिलेंगे आपको, तो आप समझ जाएं कि ये व्यक्ति वातज प्रकृति का व्यक्ति है। दूसरा है पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति का मतलब जिसके अंदर फायर डोमिनेंस होगी, मतलब अग्नि की प्रधानता होगी। तो ऐसे व्यक्तियों को जब आप देखेंगे तो उनका चेहरा आपको हल्का सा, उनकी स्किन टोन रेडिश या ब्राउनिश होती है,
तो पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में भूख उनको बहुत तेज लगती है, क्योंकि उनकी अग्नि बहुत प्रधान होती है। तो उनको भूख बहुत अच्छी लगती है, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो जो कुछ भी खाएंगे बहुत जल्दी उनको पच जाएगा, उनको दोबारा से भूख जल्दी लग जाएगी। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। और साथ ही साथ वो बहुत क्रोधी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि फायर डोमिनेंस है। तो पित्त प्रकृति में आप ये सब चीजें देख सकते हैं। उनके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं। खालित्य और पालित्य बोला गया है। उनको खालित्य मतलब बाल झड़ना और बाल सफेद होना, ये बहुत जल्दी उनके आपको स्वभाव में देखने को मिलेगा। तो ये पित्त प्रकृति के होते हैं। जो कफज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो देखने में बहुत ही स्थूल शरीर के होंगे, मतलब ज्यादातर ये लोग हैवी वेट वाले व्यक्ति होते हैं। और इनकी स्किन और बाल वगैरह बहुत सिल्की और सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, बहुत लश्यर होता है इनके स्किन पे, बहुत चमक होती है इनकी स्किन में। और ऐसे व्यक्ति बहुत मेधावी होते हैं। मेधावी मतलब इनकी रिटेंशन पावर, मतलब स्मृति जो शक्ति होती है, जैसे कोई चीज पढ़नी और समझ के बहुत दिनों तक उसको रिकॉल करने की कैपेसिटी, तो ये इनमें बहुत ज्यादा होती है। इस तरह कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक लक्षणों से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारी अपनी प्रकृति किस प्रकार की है। और इसकी जानकारी के बाद आप नेट पे या किसी भी आयुर्वेद की बुक में ये पढ़ सकते हैं कि आपके लिए क्या भोजन और क्या विहार आपके लिए हितकर है और कैसा भोजन और कैसा विहार आपके लिए हानिकारक होगा। इसकी जानकारी आप कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रकृति क्या है पहले ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर, चलते चलते श्रोताओं से आप क्या कहेंगे कि इस शीत ऋतु में अपनी दिनचर्या में और खान पान में क्या विशेष ध्यान रखें? अब सभी श्रोताओं को जाते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस ठंड के मौसम में अपने दिनचर्या और भोजन दोनों को ही बहुत संयमित रूप से रखें, क्योंकि ये मौसम थोड़ा हार्श, थोड़ा सा नुकसानदायक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कभी भी ज्यादा फॉल कर जाता है रात में, और इसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक के रहें, अपने घर कमरों को गर्म बनाकर रखें, उनमें हीटर या इस तरह की कोई भी चीज जिससे कि उसका तापमान बहुत ज्यादा गिरने ना पाए, ऐसा ध्यान रखें। और साथ ही साथ खाने में जितने भी गर्म तासीर की चीजें हैं, जितने भी सीजनल फ्रूट्स या सीजनल फल और सब्जियां हमको अवेलेबल हैं, उन सब चीजों का प्रयोग करें। साथ ही जो हमारी पारंपरिक दृष्टिकोण से जो हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में जो सिस्टम से हम लोग यूज करते हैं, त्योहारों का जो होता है, उसको जरूर फॉलो करें। आयुर्वेद उस पर बहुत जोर देता है कि ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए हितकारी हैं, तभी वो हमारे त्योहारों के माध्यम से हमारे जीवन में आती हैं। तो उनको जरूर उपयोग करें। और साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिशियस चीजें इस मौसम में आ रही हैं, जैसे आंवला है, अमरूद है, हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब का खूब प्रयोग करें, ताकि ये आपको बिल्डअप दे देगा, एक स्टोर दे देगा आने वाले आगे के सीजन के लिए। तो इस तरह आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। गर्म पानी का पीने के लिए और दैनिक कार्यों के लिए उपयोग जरूर करें। इस मौसम में हमें व्यायाम भी जरूर करना चाहिए। व्यायाम या किसी भी तरह का शारीरिक आधा घंटा आप अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर दीजिए। वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, वो योग अभ्यास भी हो सकता है, वो सुबह का टहलना भी हो सकता है। तो इस तरह का कोई भी एक चीज आप अपने जीवन में जरूर एडॉप्ट करिए, क्योंकि इस ऋतु में इस तरह का कोई भी फिजिकल वर्कआउट जो हम थोड़ी देर के लिए अपने शरीर के साथ करते हैं, ये हमारे शरीर में आने वाले मौसम में जो हमें बीमारियां होने की संभावना रहती है, उससे हमें बचाता है। ये हेल्दी तो है ही, लेकिन ये एक प्रिवेंशन भी है, ये एक बचाव भी है कि आगे जो ऋतु आएगी, बसंत ऋतु, उसमें आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो। इसके लिए इस मौसम में व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। डॉक्टर ममता तिवारी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और श्रोताओं के साथ साथ हमारे भी कई शंकाओं का समाधान आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आकांक्षा जी। इस माध्यम से लोगों को जानकारी हो पाए, यही हम सब आशा करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, शीत ऋतु का आनंद लीजिए, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखिए। और जैसा कि डॉक्टर ने बताया, टहलने जरूर जाइए, लेकिन समय देखकर, जब गुनगुनी धूप खिली हो,
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस ऋतु में जितने भी भोजन उपलब्ध हैं, जिस तरह के फल सब्जियां उपलब्ध हैं, उनका आनंद जरूर लीजिए। अगले सप्ताह फिर नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञ के साथ हम हाजिर होंगे। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।